डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 51। मुंबई। रात का वक्त। सिंघानिया मैंशन। आज पूरा मैंशन दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरे मैंशन में रंग बिरंगी लाइटें और फूल लगे हुए थे। पूरा मैंशन रात के अंधेरे में भी इतना ज्यादा चमक रहा था जैसे अभी अभी दिन। उस मैंशन के गार्डन में एक खूबसूरत सा मंडप भी लगाया गया जिसके चारों तरफ फूलों की लड़ियां और लाइटिंग लगी हुई थी और कलरफुल पर्दे। पूरा गार्डन भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस सबको देख के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आज किसी की शादी हो। उस मेंशन के चारों तरफ काफी टाइट सिक्योरिटी भी थी। उस मेंशन में लोग ज्यादा नहीं दिख रहे थे। मेंशन के चल के देखते हैं आखिर यहाँ आज हो क्या रहा है। मेंशन के अंदर पूरे सिंघानिया फैमिली ने बहुत सुंदर और महंगे कपड़े पहने हुए यहाँ फिर घरवाले ही थे। बाहर का कोई भी इंसान यहाँ नहीं था। आज सबने कुर्ता पाजाम और मौजरी और एक कंधे पर दुपट्टा और कुछ ने शॉल डाल रखी थी। सारी औरतों ने बनारसी साड़ी और लड़की ने लहंगा पहना हुआ था। तो चलिए अब मिलते हैं। लिविंग हॉल में दादू दादी संदीप जी दीपक जी बैठे हुए थे और उनके साथ ही राहुल कृष्ण बैठे बात कर रहे थे। देव अभी यहाँ नहीं था, वो अपने कमरे में था, रेडी हो रहे था। देव का कमरा। देव ने आज गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी जिसपे मेहरून कलर का दुपट्टा था जो दुल्हन की ड्रेस से मैच कर रहा था। देव के एक हाथ में महंगी घड़ी, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, बालों की पोनी, हल्की बियर्ड, चेहरे पर गुरूर और एक अलग तेज झलक रहा। गले बड़ा सा में मोतियों का हार, पैरों में मौजरी। आज देव के हर ढा रहा था। अभी इस लुक में कोई लड़की उसे देख ले तो पक्का अपने होश खो देगी। देव रेडी होके नीचे आता है जहां सब लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि किसी को भी देव के रूम में जाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए जैसे ही देव उन सबके सामने आता है सबके सब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और मुंह खोल के देखने लगे। आज देव लग ही इतना हैंडसम था कि उसके आगे कयामत भी फीकी लगे। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कामदेव खुद धरती पर चल के आए हो। देव की आंखें छोटी हो जाती है। देव उन सबको अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए उनके पास आता है और थोड़ा गुस्से में कठोरता से कहता है, अगर आप सबका मुझे घूरना हो गया हो तो क्या आगे का काम करे। देव की कठोर आवाज सुन के सबके सब अपनी आंखें और मुंह दोनों ही बंद कर लेते हैं और खुद को ठीक करके दादी बोली, आज तो हमारा पोता सच में इस सल्तनत का राजा लग रहे हैं। इतना बोल उन्होंने देव की बलाई ली, फिर अपनी आंख से काजल ले देव के कान के पीछे लगा दिया। फिर सबकी तरफ देख के बोली, आप सब ऐसे मत देखो, हमारे पोते को नजर लग जाएगी। दादी की बात सुन सब झेप जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी दादी फिर से एक बार बोलती है, कृष हमने आपको पकड़ी दी थी रखने के लिए, उसे लेके आइए। देव की पगड़ी बांधने की रस्म होंगी। कृष जल्दी से बोलता है, जी दादी मैं अभी लाया। इतना बोल वो पगड़ी का थाल लेने चला गया जो इस वक्त मंदिर में रखा हुआ था। कृष के जाने के बाद सब एक एक करके देव को लगे से लगाने लगे और उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। संदीप जी की आंखें हल्की नम थी क्योंकि आज उनका बेटा दूल्हा बना है जिसकी उम्मीद उनको कभी नहीं थी, पर आज वो सब हो रहा था जो उन्होंने सोचा था पर कभी ये उम्मीद नहीं की थी। वो देव के पास आए, उसके गले लगे और प्यार से उसके माथे को चूमा, फिर उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा। देव अपने डैड की आंखों में नमी देख इमोशनल हो गया। वो थोड़ा गुस्से में बोला, डैड मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो आप आंसू बहा रहे हैं। मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा, आपके लिए आपकी बेटी को बहू बना के ला रहा हूँ। वहीं सारे लोग हंसने लगे। देव की बात सुन संदीप जी ने उसे आंखें दिखाई तो देव चुप हो गया। फिर अपने बेटे को प्यार से बोले, बेटा हम जानते हैं आप हमारे बेटे हैं और अब आप हमारी प्रिंसेस को ही हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास ला रहे हैं। तब भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आज हमारे बेटे की शादी है। जो बेटा हमेशा शादी के नाम से गुस्सा हो जाता था और जो कभी शादी नहीं करना चाहता था, आज वो शादी कर रहा है। इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये दिन दिखाने के लिए आपका शुक्रिया मेरे बच्चे। इतना बोल उन्होंने फिर देव का माथा चूमा और उससे अलग होकर साइड में खड़े हो गए। वहीं निया के रूम। निया इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और दो मेकअप आर्टिस्ट निया का मेकअप कर रही थी। ये मेकअप आर्टिस्ट मुंबई की सबसे बड़ी और फेमस आर्ट थी जिसका नाम संध्या शेखर था जो सेलिब्रिटी का मेकअप करती थी। वहीं निया के लिए देव ने उसे बुलाया था। मेकअप आर्टिस्ट ने जब निया को पूरी तरह से रेडी कर दिया तो वो उसे देखती रह गई। निया इतनी ज्यादा हसीन लग रही थी मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई हो। निया की बड़ी बड़ी नीली आंखों में गहरा काजल और उस पे आज बहुत अच्छा मेकअप किया गया था जिससे उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी और सुंदर लग रही थी। निया के माथे के बीचों बीच एक डायमंड की छोटी सी बिंदी लगाई गई थी। उसके माथे पर बड़ा सा मान टीका लगा हुआ था। उसके होठों पर डार्क मेहरून कलर की लिपस्टिक, फुले हुए गालों पर ब्लश, छोटी नाक जिसपे आज निया को बड़ी सी नथनी पहनाई थी जो निया के होठों तक थी। उसके कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में बड़ा सा रानी हार, हाथों में हाथ फूल जो हाथ की सारी उंगलियों में रिंग की तरह होता है और पूरे भरे हाथ मेहरून कलर की चूड़ियां।
हाथों में भर के मेहंदी डार्क मेहरून कलर का भारी लहंगा मैचिंग ब्लाउज जिसपे हीरे और सोने के तार का हाथ वर्क किया गया था, जिसपे गोल्डन कलर का दुपट्टा जिसे मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छी तरह से निया की कमर और उसके कदों पर पिनअप कर दिया। निया के सिर पर एक रेड कलर का भारी दुपट्टा लगाया जो स्नेहा जी ने वो उनके खानदान का था, जो घर की सारी बहू को वही पहनाया जाता है। कमर पर हीरे का कमरबंद बांधा था, पैरों में बजने वाली चांदी की पायल और पैरों में मेहरून कलर की जूती पहनाई थी। दोनों मेकअप आर्टिस्ट निया को अपलक होके ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वहीं उन दोनों मेकअप आर्टिस्ट को खुद को ऐसे देखता देख निया अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, दीदी क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है। निया की आवाज से वो दोनों अपने होश में आती है और निया को देख प्यार से बोली, मैम आज तक मैंने बहुत सी ब्राइडल को रेडी किया पर आपके जैसी खूबसूरत ब्राइड आज पहली बार देखी है। मैम आप बहुत सुंदर लग रही है, आज सर आपको देख अपने होश ही खो देंगे। इतना बोल वो दोनों इमेजिन करने लगी और ब्लश करते हुए मुस्कुराने लगी। उन दोनों को ऐसे ब्लश करते और मुस्कुराते देख निया फिर से बोली, दीदी आप दोनों इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं। निया की आवाज़ से अपने होश में आके बोली, मैम कुछ नहीं, अब आप पूरी तरह से रेडी हो गई है, आपको कुछ चाहिए। निया ने ना में सिर हिलाया। निया को तो कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस खुद को मिरर में देख रही थी जो आज बिल्कुल अलग लग रही थी। निया खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में निया के रूम में स्नेहा जी, पूजा जी और ऋचा आए। जैसे ही उन तीनों बने निया को देखा तो कुछ पल के लिए वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रिज हो गए। उन तीनों देख मेकअप आर्टिस्ट बोली, मैम उस आर्टिस्ट के बुलाने पर वो तीनों होश में आई। फिर उस मेकअप आर्टिस्ट से बोली, हाँ बोलिए आपको कुछ चाहिए। तो संध्या जल्दी से बोली, नो मैम। पूजा जी और ऋचा जल्दी से निया के पास गई और उसकी बलाई लेने लगी। ऋचा ने उसे साइड हक किया। दोनों बोली, प्रिंसेस दी आप तो बिल्कुल परी लग रही है। निया उनको देख हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी उनके पास स्नेहा जी आए जिनकी आंखें हल्की नम थी। वो आके सीधा निया को अपने सीने से लगा लिया, फिर अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया, फिर उसके माथे पर किस किया और उसकी बलाई ली और बोली, आज मेरी प्रिंसेस को किसी की नजर ना लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी आंख से काजल लिया और निया के कान के पीछे लगा दिया। फिर निया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ प्यार से बोली, हमारी बच्ची आज सच में दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पूजा जी, ऋचा और वो दोनों मेकअप आर्टिस्ट बोली, जी मैम ये आपने बिल्कुल सही कहा है, हमने बहुत सी ब्राइड रेडी की है पर इनकी खूबसूरती तो नेचुरल है, हमने तो कुछ भी ज्यादा नहीं किया, बस हल्का सा टचअप किया और देखिए ये बिल्कुल अप्सरा लग रही है। उनकी बात सुन सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी स्नेहा जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अरे आप सब बस भी कीजिए, हमारी प्रिंसेस को देखना, आपकी नजर लग जाएगी। स्नेहा जी के गुस्से को देख सबके मुंह बन गए पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी पूजा जी बोली, भाभी अब हमें चलना चाहिए, देव को भी देखना, फिर हम प्रिंसेस को लेके चलेंगे। उनकी बात सुन स्नेहा जी बोली, हाँ आप ठीक कह रही हैं निया, बच्चे आप तब तक थोड़ा आराम करिए, हम थोड़ी देर में आपको लेने आएंगे। निया ने अपनी पलकें झपका दी तो वो तीनों जाने से पहले उन दोनों मेकअप आर्टिस्ट से बोली, अरे बेटा आप दोनों भी आइए, कुछ नाश्ता कर लिए, अभी टाइम है शादी में। तो वो दोनों भी उनके साथ चली गई। अब निया पूरे रूम में अकेली थी और वो बैठी अपने मोम डैड को याद करने लगी और खुद को देखते हुए बोली, मम्मा पापा देखिए आज आपकी प्रिंसेस दुल्हन बन गई है, आज आपकी प्रिंसेस की शादी है पर आप दोनों नहीं है। मम्मा पापा आपको पता है यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, ये उन लोगों की तरह नहीं है, वो लोग मुझे बहुत मारते थे, सारा काम करवाते थे, भूखा रखते थे और गंदे लोगों को घर में लाके मेरे साथ गंदे गंदे तरीके से छूते थे, पर यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ कोई मुझे गंदी नज़र से नहीं देखता और ना मुझे यहाँ कोई मारता है और ना मुझे गंदा बोलता है, कोई काम भी नहीं करवाता और ना सुबह जल्दी उठाता, यहाँ सब बिल्कुल आपकी तरह है। मम्मा पापा सब मुझे प्रिंसेस की तरह ही रखते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। निया ये सब खुद से ही बोल रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और आपको पता है मिस्टर सिंघानिया देखने तो खड़ूस है पर वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, मेरी केयर करते हैं और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मेरी मदद करेंगे। तभी कोई धीरे से डोर खोलता है और दबे पांव रूम में आता है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक मास्क लगा हुआ था। उसने रूम चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे निया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी दिखी जो खुद में कहीं गुम थी। निया को पता ही नहीं था कि कोई उसके रूम में आ गया है। जो शख्स अंदर आया उसने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और उस पर कुछ लिक्विड डाला। उस शख्स की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। वो अपने मन में बोला, तुम दो कौड़ी की लड़की मुझसे मेरे देव को छीनोगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो आप सब समझ गए होंगे ये शख्स कौन है, अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ, ये है रोशनी राठौर, जिसे जैसे ही पता चला कि आज देव इस लड़की से शादी कर रहा है तो वो यहाँ आ गई बिना कुछ भी सोचे। फ्लैशबैक, जब रोशनी उस दिन यहाँ पूजा में आई थी तब उसे एक नई फीमेल स्टाफ जूस देने आई थी जो थोड़ी डरी सहमी लग रही थी। रोशनी उसके चेहरे को देख के समझ गई कि ये मैड यहाँ नई है और उसे यहाँ के रूल नहीं पता थे, तो उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो उस मैड को अपने साथ एक कोने में ले गई और उससे बोली, तुम यहाँ नई हो ना। वो मैड बिना ज्यादा सोचे बोली, जी मैम। तो रोशनी उससे बोली, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसकी बात सुन मैड थोड़ा डर गई। वो डरते हुए बोली, मैम आपको क्या काम करवाना है।
रोशनी बोली तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें इसलिए बहुत सारे पैसे दूंगी। वो मैट बोली मैम आपको ऐसा कौन सा काम करवाना है, क्या कोई गलत काम है? उस मैट की बात सुनकर रोशनी बोली नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस इतना करना है कि मुझे यहाँ कुछ भी होता है स्पेशली देव से जुड़ी सारी बातें बताना, वो कब यहाँ आता है कब जाता है, और हाँ उस नई लड़की और देव का क्या कनेक्शन है वो भी बताना है, बस इतना ही करना है। उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। वो मैट बेचारी बहुत गरीब थी और उसके ऊपर उसकी फैमिली की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो उनके लिए कुछ और कर पाएगी। वो मैट भी ज़्यादा चालाक नहीं थी, इसलिए उसकी बातों में आ गई। उस मैट ने हाँ कर दिया तो रोशनी ने उसे अपना फ़ोन नो दिया और वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। वो शख्स दबे पांव निया के पीछे आया और अपने हाथ को आगे करके उस रुमाल को निया के मुंह पर रख दिया। निया को जैसे ही एहसास हुआ कोई है, तब तक वो बेहोश हो गई थी, वो कुछ देख ही नहीं पाई। उसके बेहोश होते ही उस शख्स ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जहरीली मुस्कान लिए निया को देखने लगी और बोली तुम दिखने में सच में बहुत सुंदर हो, पर क्या है ना, मैं अपने देव को तुम्हें नहीं दे सकती, उसको तो सिर्फ और सिर्फ रोशनी राठौर का होना है। तुम बेवजह ही हमारे बीच आ गई थी, पर देखा मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया। अब मेरे देव की दुल्हन में बनूंगी और इस पूरे सिंघानिया जायदाद की मालकिन भी, सब कुछ सिर्फ न मेरा होगा। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसने खुद को देखा और जल्दी से उसने निया को खड़ा किया और बेड के पास लाए और निया के कपड़े निकाल उसे एक टी शर्ट और शॉर्ट पहना दिया। फिर निया के हाथ मुझे पैर बांध के उसे क्लोजेट में खींचते हुए ले गई। रोशनी ने फिर निया को कबर्ड के अंदर बंद कर दिया और खुद आके उस लहंगे को पहन के एक लंबा सा घूंघट करके बैठ गई। वहीं नीचे अब तक देव मंडप पर बैठा पंडित जी के बताए अनुसार विधि कर रहा था। तभी पंडित जी बोले कन्या को बुलाया जाए। उनकी बात सुन ऋचा और स्नेहा जी दोनों निया को लेने चली गई। पूजा जी वहीं पंडित जी को कोई सामान दे रही थी। देव ने जैसे ही पंडित जी के मुंह ये सुना कि अब निया को लाया जा रहा है तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। उसकी नजरें सीधी डोर की तरफ चली गई। वो एक तक बस अपनी लिटिल डॉल को दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेकरार हो रहा था। कृष जो देव के पीछे ही बैठा था वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला भाई थोड़ा तो सब्र कर लो। फिर थोड़ा आ गया देव जी के कान में बोला भाई बस करो, प्रिंसेस आती होंगी, आप ऐसे टी तो मत देखो, सबकी नज़र आप पर ही देखो। जैसे कृष ने अपनी बात खत्म की उसको कुछ अजीब लगा। उसने देव के चेहरे को देखा जो उसे ही घूर रहा था। देव के गुस्से को समझ कृष फटाफट से पीछे हो गया और अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कृष खुद ही बोला और जाओ उस देवल के पास, यही तो होना था, हमेशा उसे गुस्सा दिलाता है खुद की बातों से। इतना बोल फिर कुछ सोचते हुए बोला पर मैंने गलत क्या बोला? कृष अपने आप उलझ गया। उसके पीछे खड़े रफीक रेक डैन तीनों ही धीरे धीरे कृष की हालत पर हंस रहे थे। उन्हें पता था कृष ने जरूर बॉस से कुछ ऐसा बोला होगा जिससे उन्हें गुस्सा आ गया होगा और कृष वहां से भागा। फिर एक दूसरे को देखने लगे और फिर से हंसने लगे। वहीं ऊपर निया के रूम में ऋचा और स्नेहा जी दोनों उसे लेने पहुंच गई थी, पर जैसे ही उन्होंने दुल्हन को घूंघट में देखा उनको थोड़ा अजीब लगा। वो दोनों एक दूसरे को देख बोली निया ने घूंघट क्यों लिया है? फिर कुछ सोचते हुए बोली शायद निया को शर्म आ रही हो ऐसे, इसलिए घूंघट कर लिया। स्नेहा जी थोड़ा थोड़ा निया को जानने लगी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली प्रिंसेस चलिए पंडित आपको नीचे बुला रहे हैं। इतना बोल उन दोनों ने निया को दोनों तरफ से पकड़ा और उसका लहंगा उठा के आगे चलने लगी। वहीं घूंघट के अंदर रोशनी कुटिल मुस्कान लिए उनके साथ चलने लगी। ये चमकते चांद, आज तेरी चांदनी मेरी होंगी, तू बस देखता रह जाएगा। मैं तेरी इस चांदनी को अपना बना के हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में कैद कर लूंगा। आज ये खूबसूरत और चमकती चांदनी जिंदगी भर के लिए मेरी होंगी। तेरा दीदार करने के लिए तड़प रहा है ये दिल, मेरी जान कहाँ है आज मेरे सामने। आज इतना तो मत तड़पा, कहीं ये तड़प तुझे भारी ना पड़ पाए। एपिसोड 52। देव मंडप में बैठा निया के आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने सीने में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने अपने हाथ को अपने सीने पर रखा और उसे सहलाने लगा, पर बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ने लगी। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे इतनी बेचैनी क्यों होने लगी। देव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया। वह इधर उधर अपनी नज़र दौड़ने लगा और अपने सीने को सहलाने लगा। कृष जो देव के पीछे ही बैठा था उसने देखा देव अचानक से हरकत कर रहा है और अपना सर इधर उधर घूमकर देख रहा है और उसका हाथ अपने सीने पर है। तो वह एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और देव पास आकर उससे पूछा भाई क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? देव ने जब देखा कृष उसके पास है तो उसने सिर्फ इतना ही कहा लिटिल डॉल कहाँ है, वह अभी तक क्यों नहीं आई?
देव की बात समझ के कृष बोला, भाई माँ और ऋचा उन्हें लेने गए हैं, वह अभी आता ही होगी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक है, मैंने सिक्योरिटी बहुत अच्छे से कर रखी है, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। देव की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ। उसने गुस्से में कृष को घूरा और बोला, आई डोंट केयर, मुझे लिटिल डाल अभी इसी वक्त मेरे सामने चाहिए और जाकर देखो क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देव का गुस्सा देखकर कृष जल्दी से खड़ा हुआ और पीछे बैठे डैन और रेक के पास गया और उन दोनों से बोला, तुम दोनों जाकर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेक करो और देखो बाहर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। कृष की बात सुनी तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी तो वह पूछे, क्या बात है, सब ठीक तो है। कृष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने जल्दी से कहा, पहले तुम्हें जो बोला गया है वह करो जाकर। फिर रफीक की तरफ देखकर बोला, रफीक तुम जाकर सिक्योरिटी रूम में जाओ और पूरे मेंशन की फुटेज चेक करो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। कृष की बात सुनकर तीनों अपने अपने काम के लिए वहां से निकल गए। कृष्णदेव के पास आया और बोल, भाई आप चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ चेक करने के लिए भेज दिया है, आप बस थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। देव ने कृष को रोका और बोला, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरी लिटिल डॉल चाहिए, अभी के अभी जाकर देखो मोम कहाँ रह गई, लिटिल डॉल को अभी तक लेकर क्यों नहीं आई, इतनी देर तो हो गई उनको, वो उसे लेने गई थी। देव की बात सुनकर कृष देव को शांत करवाते हुए बोला, भाई आप रिलैक्स हो जाए, सब ठीक है, मोम बस आती होगी, मैं जाकर चेक करता हूँ, आप शांति से बैठिए प्लीज। कृष देव को दिलासा देकर जैसे ही मेंशन के अंदर जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ाए कि सामने से स्नेहा जी ऋचा दोनों दुल्हन को लेकर आ रही थी। ये देख कृष ने राहत की सांस ली और पलट के देव को देखा और उसके पास जाके धीरे से बोला, भाई आप शांत रहिए, देखिए प्रिंसेस आ गई है, मोम उसे लेकर आ रही है। इतना बोल वह सामने की तरफ इशारा करता है। देव सामने देखा है तो दुल्हन को घूंघट में देख उसे कुछ समझ में नहीं आता है, पर उसके अगल बगल उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन थी तो उसने खुद को शांत किया, पर फिर भी उसे बेचैनी से राहत नहीं मिली। फिर उसने कृष से कुछ नहीं कहा और उसे वहां से पीछे जाने को इशारा किया। कृष वहां से सीधा उसके पीछे जाकर बैठ गया। स्नेहा जी ने लाकर दुल्हन को देव के बगल में मंडप के नीचे बिठा दिया। दुल्हन के मंडप में बैठने के बाद दादाजी बोले, पंडित जी अब आप शादी कराना शुरू कीजिए। पंडित जी ने मंत्र बोलना स्टार्ट किया, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष तनोहरि। पंडित जी ने शादी स्टार्ट की और धीरे धीरे शादी की विधियां आगे चलने लगी, पर देव को चैन नहीं मिल रहा था। वह बार बार दुल्हन की तरफ देख रहा था जो घूंघट में बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, वह कोई हलचल नहीं कर रही थी। जब पंडित जी बोले, कन्या के माता पिता को बुलाए, कन्यादान की विधि पूरी करें। पंडित जी की बात सुन स्नेहा जी और संदीप जी दोनों आगे आए और दुल्हन के बगल में बैठ गए। पंडित जी ने दुल्हन का एक हाथ आगे करने को कहा तो दुल्हन ने जल्दी अपना हाथ आगे कर दिया। फिर देव का हाथ लिया और स्नेह जी और संदीप जी के हाथ में रख दिया और उसे पर पान फूल पान सुपारी सब रखकर जल चढ़ाने लगे। तभी देव को कुछ अजीब लगा और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये देख पंडित जी, स्नेहा जी, संदीप जी तीनों चौंक गए और दुल्हन जो बैठी थी उसके अंदर भी डर की एक लहर दौड़ गई। कहीं देव को पता तो नहीं चल गया उसकी दुल्हन बदल गई है। देव ने जब देखा उसके मोम डैड और पंडित जी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तो देव ने बड़ी चालाकी से बात को संभाला और बोला, वो मेरे हाथ में कोई कीड़ा चढ़ा गया था, शायद फूल में होगा। देव की बात पर सबको यकीन हो गया, पर देव ने तिरछी नजरों से दुल्हन के हाथों को देखा जिसमें देव की दी हुई रिंग नहीं थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था उसको इतनी देर से बेचैनी क्यों हो रही थी। देव ने अपने पीछे बैठे कृष को आवाज दी। कृष जल्दी से देव की आवाज सुन खड़ा होकर उसके पास आया, बोला, जी भाई। देव बोला, यहाँ चेक कर, कोई कीड़ा है, उसे जल्दी से भगाओ ताकि शादी की विधि आगे बढ़े। इतना बोल देव ने अपना फोन लिया और उस पे कृष को एक एमएसजी भेजा तो कृष ने जल्दी से अपने फोन को देखा जिसमें देव का एमएसजी था। देव ने एमएसजी में लिखा था, कृष मेरे पास जो लड़की बैठी है वो लिटिल डॉल नहीं है, तुम डैन रेक या रफीक को बोलो जाके उसके रूम में चेक करें जल्दी, तब तक यहाँ सबको उलझाओ। देव का एमएसजी पर कृष शॉक हो गया, पर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे और उसने जल्दी से उन तीनों को एमएसजी भेज दिया कि निया के रूम जाके जल्दी चेक करो, दुल्हन कोई और है, निया रूम कहीं होगी उस धो जल्दी। वो तीनों जो कृष के दिए काम को कर रहे थे, अचानक उनके फोन पर कृष का एमएसजी आता है तो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी रफीक को सीसीटीवी में निया के रूम के बाहर की फुटेज में दिखता है कि कोई शख्स काले कपड़े पहने चेहरे पर मास्क लगाए एंटर हुआ है और उसकी कुछ देर बाद स्नेहा जी और ऋचा गई है। फिर वो दोनों दुल्हन को लेके निकले हैं। ये देख रफीक को यकीन हो जाता है जो दुल्हन है वो वही काले कपड़े वाला शख्स है, मतलब निया अभी भी वही रूम में ही होंगी। ये समझते ही रफीक जल्दी से वहां से सेकंड फ्लोर की तरफ भागता है और रेक डैन को भी एमएसजी करके बता देता है तो वो दोनों भी अब तक लिफ्ट में पहुंच गए थे। थोड़ी देर में वो दोनों निया के रूम के बाहर थे। वो जल्दी रूम के अंदर घुसे, उसके पीछे ही रफीक भी आ गया और तीनों पूरे रूम में निया को ढूंढने लगे।
कोई वॉशरूम में तो कोई बैग के नीचे तो कोई क्लोजेट रूम में, सब जगह ढूंढने के बाद जब निया उनको कहीं नहीं मिली तो फिर से एक बार उन्होंने चारों तरफ ढूंढने लगे। इस बार कोई बालकनी तो कोई पर्दों के पीछे तो कोई सोफे के पीछे। इस बार भी जब निया नहीं मिली तो सब एक साथ बोले हमने सब जगह ढूंढ लिया पर मेम प्रिंसेस कहीं नहीं मिली हमें। फिर रफीक के दिमाग में एक बात आती है और वो पूछता है अच्छा तुमने कबर्ड में चेक किया क्या? हो सकता है उस शख्स ने उसे वहां छुपा दिया हो क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा टाइम तो था नहीं जो मेम को वो कहीं और ले जा सके। रफीक की बात सुन तीनों ने एक साथ हाँ कहा और क्लोजेट में चले गए और कबर्ड को खोला तो देखा निया के हाथ मुंह पैर सब बंधे हैं और वो बेहोश है। रफीक ने जल्दी से निया को उठाया और रूम में लाके बेड पर लिटा दिया। फिर जल्दी से उसके हाथ पैर मुंह खोलने लगा। रिक डैन दोनों उसके पास में खड़े थे। डैन ने जल्दी से क्रिश को एमएसजी भेज दिया कि निया मेम हमें मिल गई है, वो अभी बेहोश है, हम उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना लिख सेंड कर दिया और फिर रफीक ने टेबल से पानी का जग लिया, उसमें से थोड़ा सा पानी पाने हाथ में लिया और निया के चेहरे को छींटे मारने लगा। इधर जैसे ही क्रिश को डैन का एमएसजी मिला उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई पर उसने खुद को शांत किया और वो एमएसजी देव को फॉरवर्ड कर दिया। देव ने जैसे ही क्रिश का एमएसजी पढ़ा उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई और अपने बगल में बैठी दुल्हन को देख उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने बिना एक पल गवाए अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक झटके में उसने दुल्हन को उसकी बाजू पकड़ खड़ा कर दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोला हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल डॉल की जगह पर बैठने की? सब लोग देव के गुस्से को देख और उसे इस तरह से दुल्हन के साथ बिहेव करता देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक देव को क्या हुआ। तभी दादाजी गुस्से में देव पर चिल्लाते हुए बोले देव ये क्या तरीका है आपका, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे आप ही तो ये शादी करना चाहते थे, फिर अब ऐसे क्यों कर रहे हो? संदीप जी भी, दीपक जी भी, स्नेहा जी भी, उनमें से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया अभी अभी यहाँ क्या हुआ। देव अपने दादू को और बाकी सबको अपनी लाल आंखों से घूरते हुए चिल्ला के बोला जब आपको नहीं पता यहाँ क्या हुआ तो आप सब शांत रहिए, और रही बात शादी करने की तो शादी तो मेरी आज अभी होंगी पर इससे नहीं। उसने दुल्हन को एक जोर का धक्का दिया जिससे वो दुल्हन खुद को संभाल नहीं पाए और मंडप से दूर जाके जमीन पर गिरी। उसके गिरते ही उसके चेहरे से उसका घूंघट हट गया था। ऐसा होते ही सबकी आंखें बाहर आने को हो गई। देव ने क्रिश को देखा जैसे कह रहा हो इसे कहीं जाने मत देना और वहां से लंबे लंबे कदम लेके मेंशन के अंदर चला गया। रफीक ने निया के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे मारे, तब कहीं जाके निया कसमसाने लगी और उसकी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सबसे पहले ऊपर सीलिंग पर गई, फिर उसने अपनी नज़र रूम में घुमाई तो उसे अपने सामने रफीक का चेहरा दिखा। उसे देख निया हड़बड़ा गई और जल्दी उठने लगी तो रफीक शांत आवाज में बोला प्रिंसेस रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, आप शांत रहिए। उसके इतना कहते ही निया थोड़ा शांत हुई कि उसकी नज़र पास में खड़े रेक और डैन पर गई जो उसे ही देख रहे थे। उन दोनों को देख निया डर गई क्योंकि निया ने वो दोनों पहले कभी नहीं देखे थे। जब उन दोनों ने निया को खुद से डरता देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ कहते तब तक डोर एक धड़ाम की आवाज के साथ खुला और देव जल्दी जल्दी चल के निया के पास आया। निया जो रेक और डैन को देख डर रही थी, डोर की इतनी तेज आवाज सुन वो कांप के बेड पर उचक गई, पर जैसे ही उसने अंदर आते देव को देखा उसकी आंखों में आंसू भर आए। देव जल्दी से निया के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लेटा है और पूरी तरह से निया को अपनी बाहों में छुपा लेटा है। इस वक्त निया भी डर गई थी, इसलिए उसने भी देव कके की शेरबानी को कसके अपनी भर लिया और जोर जोर से रोने लगी। देव ने जब निया को रोते देखा तो उसने उन सबको बुरी तरह से घूरा तो वो तीनों ने ही अपना सिर झुका लिया। उनको समझ में ही नहीं आया कि वो देव को बोले तो क्या बोले। रफीक जल्दी से डरते हुए बोला बॉस मेम शायद डर गई है, इसलिए उसकी बात सुन देव ने उनको वहां जाने का इशारा किया। तीनों के तीनों बिना एक सेकंड गवाए वहां से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। उनके जाने के बाद देव ने निया का चेहरा अपने सीने से निकाला तो देखा निया पूरा फेस लाल हो गया रोने की वजह से और उसकी नीली आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। देव ने प्यार से निया के सिर को सहलाया और उसके माथे को चूमा, फिर उसने अपने दुपट्टे से जो उसकी शेरबानी पर डाला हुआ था उससे निया के आंसू साफ करता है और फिर वो इसे अच्छे से अपनी गोदी में लेके बेड पर बैठ जाता है। निया को टेबल से पानी ग्लास में भरता है और निया को पानी पिलाता है। तब तक निया का रोना सिसकियों में बदल गया था। देव ने बड़े प्यार से निया के गालों को छुआ और बोला लिटिल डॉल अब तुम ठीक हो। निया अपनी गीली पलकों को उठा के देव के हैंडसम फेस को देखती है, फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। निया की हाँ सुन देव कहता है तो चले, फिर निया कंफ्यूज होके बोली कहाँ, तो देव उसकी नोज पर टैप करते हुए बोला शादी करने। और कहाँ, तुम भूल गई क्या, आज हमारी शादी होने वाली है। देव की बात सुन निया को याद आता है कि आज सच में उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर उसे एकदम से याद आता है और वो खुद को देखती है तो उसने इस वक्त नाइट सूट की टी शर्ट और शॉर्ट पहन रखा था। निया देव को देख बोली पर मेरे कपड़े वो कहाँ हैं, मैं तो यहाँ तैयार होके बैठी थी, फिर अचानक कोई अंदर आया और उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा, मैं उसे देख नहीं पाई थी और मेरी आंखें बंद हो गई थी।
इतना बोल निया अपना मुंह अजीब सा कर लेती है तो देव निया की ठुड्डी अपनी 2 उंगलियों से पकड़ ऊपर उठाता है और उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोलता है, लिटिल डॉल तुम ज्यादा मत सोचो, चलो अब जल्दी से हमें शादी के लिए नीचे जाना है, सब लोग हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। देव की आंखों में दे देखते हुए निया बोली, मिस्टर सिंघानिया आपको दिखाई नहीं देता है क्या? मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, शादी वाले तो कैसे हम नीचे जा सकते हैं? देव ने अपनी लिटिल डॉल की मासूम बातों को सुना और हल्की सी स्माइल करके बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, ये हुस्न वाली तेरा चेहरा ही इतना नूरानी है, तुझे क्या जरूरत किसी साज श्रृंगार की, तू तो बस ऐसे ही मेरे सामने खड़ी रह, तुझे देख मुझे सब कुछ मिल जाता है, तू नूरानी बेदाग चांदनी है जो लाखों करोड़ों लोगों को भी नसीब नहीं होती, पर ये मुझे इस नाचीज को नसीब हुई है, तो मैं तेरा सजदा पूरी उम्र भर ऐसे ही करूँगा। ऐ मेरी जानेमन हुस्न की मल्लिका, तेरे सामने तो सब बेकार और फीका है, तेरी मासूमियत इतनी ज्यादा क्यों है, तुझे देखने से मेरा दिन बन जाता है, मेरी जिंदगी तो तुम्हारे आने से ही पूरी हो गई, अब बस उम्र भर यूं ही तेरा साथ मेरे साथ रहे, मेरी अब यही तमन्ना है। एपिसोड 53 सिंघानिया मेंशन में निया का कमरा, जहां देव और निया दोनों ही बेड पर बैठे बातें कर रहे थे। देव ने जब निया के मुंह से कपड़ों की बात सुनी तो उसने अपना फोन लिया और क्रिश को एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया जिसमें लिखा था, क्रिश उन दोनों मेकअप आर्टिस्ट को निया के रूम में भेजो और साथ में इसका ड्रेस। वहीं नीचे मंडप में अभी भी सब लोग शौक से उस नकली दुल्हन के भेस में खड़ी रोशनी को देख रहे थे। अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, उनको रोशनी को वहां देख सब समझ आ गया था, पर ये नहीं आ रहा था कि वो वहां किस इरादे से आई थी। जब दादू ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई ही नहीं थी तो इस तरह से निया की जगह पर आके बैठने की क्या वजह हो सकती है? स्नेहा जी तो बहुत घबरा गई थी, उनकी प्रिंसेस वहां नहीं है, कोई और है, उनको तो पहले दिन ही रोशनी पसंद नहीं थी, इसलिए तो वो खुश थी जब देव ने निया से शादी करने की बात की थी। लेकिन यहाँ आज ये मक्कार लड़की उसकी बेटी की जगह बैठी थी। उन्होंने संदीप जी के कदों से पकड़ के बोली, संदीप देखो कैसे ये हमारी प्रिंसेस की जगह लेने की कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ जो देव को पता चल गया, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता है। फिर थोड़ा सोचते हुए बोली, पर संदीप जब हमने इन्हें नहीं पहचाना था तो देव ने कैसे पहचान लिया? स्नेहा जी की बात सुन संदीप जी बोले, श्रीमती जी ये तो आप देव से ही पूछना, फिलहाल देखो हमारी प्रिंसेस ठीक तो है ना? कहीं इस रोशनी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, कुछ कर तो नहीं दिया ना? उनकी बात सुन वो थोड़ा घबरा गई तो उन्होंने जल्दी से क्रिश को देखा जो गुस्से में रोशनी को घूर रहा था। स्नेहा जी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ फिकर से बोली, क्रिश निया ठीक तो है ना? इस लड़की ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्रिश ने अपनी माँ की तरह देखा और उनको शांत करवाते हुए बोला, माँ प्रिंसेस ठीक है, भाई उनके साथ है, अच्छा आप ना प्रिंसेस के रूम में जाओ और मेकअप आर्टिस्ट और उनकी ड्रेस लेके जाओ, भाई ने एमएसजी किया है, जल्दी से प्रिंसेस को रेडी करके मंडप में लेके आए, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। क्रिश की सारी बात सुन के स्नेहा जी बोली, पर बेटा मेकअप आर्टिस्ट तो चली गई, उनको दूसरी किसी जगह जाना था। तो क्रिश बोला, तो माँ आप और चाची जाके निया को रेडी करके लेके आओ जल्दी, भाई वहाँ इंतजार कर रहे हैं, ड्रेस बस आ रही है, मैंने मंगवा ली है सेम कलर की। स्नेहा जी ने क्रिश के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, आप हमेशा खुश रहो, आपके होते हमें देव की बिल्कुल चिंता नहीं होती। स्नेहा जी के मुंह से ऐसी बात सुन के क्रिश अपना मुंह फुलाते हुए बोला, माँ क्या अब मैं आपका बेटा नहीं हूँ जो आप ऐसे बोल रही हैं? रही बात भाई की तो बचपन से उनको अपना सब कुछ माना, बड़ी मुश्किल से जाके मुझे वो मिले हैं, फिर क्यों मैं उसके साथ रहूँ? भाई है तभी मैं हूँ, वरना आप जानती है। इतना बोल क्रिश इमोशनल हो गया। स्नेहा जी ने उसे गले लगाया और बोली, अच्छा ठीक है, हम सब समझ गए, अभी हम प्रिंसेस को रेडी करके लाते हैं। इतना बोल उन्होंने पूजा जी को अपने साथ लिया और मेंशन के अंदर जाने लगी कि तभी एक बॉडीगार्ड उनके आगे आया और उसने एक शॉपिंग बैग स्नेहा जी की तरफ बढ़ा दिया। वो अपना सिर झुका के ही बोला, मालकिन ये मेम का ड्रेस है। स्नेहा जी ने उससे बैग लिया और अंदर चली गई। थोड़ी देर में वो दोनों निया के रूम के बाहर थी। स्नेहा जी ने डोर नॉक किया तो अंदर से देव की कठोर आवाज आई, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज सुन दोनों अंदर आई तो देखा सामने बेड पर देव निया को अपनी गोदी में लेके बैठा है। ये देख स्नेहा जी और पूजा जी दोनों जल्दी से निया के पास आई और बोली, निया बच्चे आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? निया जो आराम से देव के सीने पर सिर रख के उससे चिपक के बैठी थी। स्नेहा जी की आवाज़ सुन हड़बड़ा जाती है और इसे शर्म भी आने लगती है जिससे उसके गाल लाल होने लगते हैं। वो जल्दी से देव से छूटने की कोशिश करते हुए स्नेहा जी से बोली, माँ मैं ठीक हूँ। फिर देव को अपनी रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देख बोली, प्लीज़ छोड़िए माँ, चाची यही है। देव ने जैसे ही निया की रिक्वेस्ट नज़र देखी उसने बड़े
आराम से निया को बेड पर बिठा दिया और खुद खड़ा हो गया। देव को कोई शर्म नहीं थी, पर निया शर्म से गिरे जा रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी जमीन में गड्ढा खोद के उसमें छुप जाती, पर अफसोस वो ऐसा भी नहीं कर सकती। निया ने शर्म से लाल हुए चेहरे को पूरा झुका लिया था, जैसे उसके ऐसा करने से उसका लाल चेहरा कोई देख नहीं पाएगा, पर सबने उसके लाल हुए चेहरे को देख लिया था। स्नेहा जी और पूजा जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी उन दोनों को साथ देख, और देव वो तो अपनी लिटिल डॉल की क्यूटनेस का कायल हुए जा रहा था। फिर देव ने अपने इमोशनल को कंट्रोल किया और अपनी मोम से बोला मोम आप जल्दी इनको रेडी करके लाओ, तब तक मैं जाके नीचे देखता हूँ। इस बार उसकी आवाज में काफी कठोरता थी। मोम चाची दोनों समझ गई थी, इसलिए बिना कुछ बोला हाँ में सिर हिला दिया। देव एक नज़र अपनी लिटिल डॉल को देख, जो अभी भी अपने सिर को नीचे झुका के बैठी अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा के उनसे खेल रही थी। ये देख देव को हंसी आ गई, पर चेहरे पर नहीं मन ही हंसते हुए वो वहां से चला गया। अपने मन में बोला सिल्ली लिटिल डॉल। इतना कहने के बाद उसने अपने इमोशन अंदर दबा दिए और अब देव का चेहरा बिल्कुल किसी पत्थर के कैसे सख्त हो गया, जिसमें कोई इमोशन नहीं, अब सिर्फ उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। किसी को जान से मारने का, उसे पूरी तरह बर्बाद करने का जुनून, जिसने आज उसे उसकी लिटिल डॉल से अलग करने की कोशिश की, उसकी जगह लेने की कोशिश की। देव लिफ्ट से गुस्से में चलते हुए गार्डन में आया, जहाँ सारे फैमिली वाले और वो रोशनी को पकड़ के रखा था। देव का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था, अब उसकी आंखें गुस्से में लाल और उसके हाथ और सिर की नसें बाहर तक उभर के दिख रही थी। देव आके वहां रखे सोफे पर शान से एक पैर पर दूसरा पैर रख राजा की तरह बैठे गया और घूर घूर के अपने सामने खड़ी डर से कांप रही रोशनी को देख रहा था, जिसने अभी भी निया का लहंगा पहना हुआ था। देव ने इस वक्त किसी पर ध्यान नहीं दिया और आज कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। आज देव गलत नहीं था, अगर आज देव को पता नहीं चलता तो कितना ज्यादा बुरा हो जाता, ये सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रोशनी डर से कांपते हुए देव से बोली मुझे छोड़ दो, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो, किसी और के नहीं। उस 2 कोड़ी की लड़की के लिए तुम रोशनी राठौर को ठुकरा रहे हो। अरे ऐसा भी क्या है उस बच्ची जैसी लड़की में जिसे कुछ आता ही नहीं, हर वक्त बच्चों जैसी हरकत करती है। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी चाहिए, ना कि उस बच्ची से। वो सिर्फ दिखने में ही सुंदर है, बाकी तो वो एक छोटी और नासमझ बच्ची है। तुम्हें बहुत पछतावा होगा उससे शादी करके, वो तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं कर पाएगी। अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अभी छोटी बच्ची है और तुम उसे अपनी बीवी बनाना चाहते हो। रोशनी की बकवास बातें सुन वहां खड़े सभी लोग गुस्से से बौखला जाते हैं। कृष गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पास आता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद देता है, जिससे वो संभल नहीं पाती और धम से जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। पर इससे वहां खड़े लोगों में से किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। दादी और ऋचा ने तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके अपने कान बंद कर लिए थे, उनके लिए ये देखना बड़ी बात थी। आज तक उन्होंने इस तरह किसी को नहीं देखा था और ना कभी उनकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था। वो तो सबको प्यार देना जानते थे बस, पर आज उनको समझ आया कि हर इंसान प्यार के लायक नहीं होता। बहुत से लोग बहुत ज्यादा लिच्चर होते हैं, जिनको प्यार का सहारा लेके धोखा देना आता है, वही आज उनके साथ यहाँ हो रहा था। कृष की थप्पड़ से रोशनी का गाल कान दिमाग सब झन्ना झना गया था, पर फिर भी वो नहीं मानी और फिर से खड़ी होके देव को देख बोलो उस 2 कोड़ी की लड़की की वजह से तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। देखना अब तक तो मैंने उसे बच्ची समझ के छोड़ दिया था, पर अब नहीं, मैं उसे मर दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं उसे मार दूंगी तब तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। रोशनी इस वक्त कोई पागल सनकी की तरह बिहेव कर रही थी। उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसके दूसरे गाल पर भी झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा, और ये थप्पड़ कृष्ण ने नहीं देव ने मारा था, जो इतनी देर से रोशनी के मुंह से अपनी लिटिल डॉल को मारने की बात सुन रहा था। देव का थप्पड़ पड़ते ही रोशनी एक बार फिर जमीन पर गिर गई और उसकी चीख भी वहां के शांत वातावरण में गूंज गई। देव का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक था। देव आके कुछ और करता उसके साथ कृष्ण ने उसके हाथ को पकड़ लिया, जिसे देख देव गुस्से से हुई अपनी आग उगलती आंखों से कृष्ण को घूरने लगा। कृष्ण जिसने देव का हाथ पकड़ा वो एक पल के लिए डर से पीछे होने लगा, पर इसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और वहां खड़े सभी घरवालों को देख कृष्ण बोला भाई यहाँ सब है, आप खुद को शांत करो, देखो पाप चाचू दादू दादी ऋचा सब आपको ही देख रहे हैं। कृष की बात सुन देव को ध्यान आया और उसने कृष से अपने हाथ को झटके से छुड़ाया और मुट्ठी कसली, फिर जाके अपनी जगह पर बैठे गया, क्योंकि अभी किसी को देव का अंडरवर्ल्ड किंग होने का नहीं पता था। देव ने गुस्से में कृष को देखा तो कृष जल्दी से उसके पास आया। देव ने उसे कुछ बोला तो कृष जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला के वहां से चला गया और कुछ ही देर में वो अपने साथ 2 फीमेल गार्ड लेके आया और उनसे रोशनी को मारने को बोला। वो दोनों आगे आए और दोनों ने रोशनी के गालों पर थप्पड़ मारने स्टार्ट किए। दे 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 दोनों ने रोशनी को इतने थप्पड़ मारे कि रोशनी की हालत अधमरी हो गई थी।
वहां सिर्फ और सिर्फ रोशनी के दर्द की चीख गूंज रही थी। अब उसके गाल सूज गए, उसका पूरा मुंह लाल नीला हो गया। अब रोशनी से खड़ा नहीं हुआ गया और वो धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। तो उसने क्रिश से उसे वहां से डाकहेल ले जाने का इशारा किया। सबके सामने बाली सजा तो उसे मिल गई, पर अभी उसको इतना बड़ा कांड करने की नहीं मिली है। वो दोनों फीमेल गार्ड उसे घसीटते हुए वहां से बाहर की तरफ ले गई और बाहर आके बॉडीगार्ड ने उसे एक गाड़ी में डाला और उसे वहां से डाकहेल ले चले गए। वहीं ये सब देख मंडप के अंदर बैठे पंडित जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो डर से बैठे बैठे कांप रहे थे और भगवान का नाम जप रहे थे। बॉडीगार्ड जैसे ही रोशनी को लेके वहां से गए, उसके तुरंत बाद ही वहां आके एक ब्लैक कलर की चमचमाती महंगी गाड़ी आके रुकी। उसे गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक हैंडसम लड़का निकला जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहन रखा था। उसके काले सिल्की जो उसके आधे माथे को चूम रहे थे। उस शख्स की हाइट 6.1 इंच लंबा, 6 पैक एप्स, मस्कुलर, चौड़ा सीना जो शर्ट के 2 बटन खुलने से साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाइसेप्स जो उसकी शर्ट से साफ नजर आ रहे थे। उसका गोरा चेहरा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी पलकें, परफेक्ट जॉ लाइन, हल्की बियर्ड, पिंकी पलते होंठ, जिसपे प्यारी सी स्माइल जिसपे हजारों लड़कियां मर मिटे। उसके एक हाथ में महंगी घड़ी, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट लगे में लॉकेट, पैरों में स्पोर्ट शूज। वो शख्स दिखने में किसी हीरो से कम नहीं, पर उसके चेहरे से पता चल रहा था वो कितना ज्यादा चुलबुला है। उसकी पर्सनैलिटी हीरो जैसी है और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं रही। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। वो शख्स जल्दी से अपनी गाड़ी निकला और भागते हुए मेंशन के अंदर जाने लगा। जैसे ही बाहर खड़े गार्ड ने इस शख्स को देखा, जल्दी से अपना सिर झुका के ग्रीट किया। वो शख्स उस पर बिना ध्यान दिए सीधा अंदर जाने लगा। उसे नहीं पता था कि आज यहाँ क्या हो रहा था। वो शख्स जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, क्योंकि पूरा मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वो मेंशन के अंदर जाने ही वाला था कि उसे गार्डन से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो मेंशन में जाके गार्डन में जाने के लिए मुड़ गया। वो जैसे ही गार्डन में पहुंचा, वहां देख उसके होश उड़ गए। उसने देखा वहां शादी का मंडप लगा हुआ है और बाकी के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देव एक जगह बैठा है, क्रिश उसके पास खड़ा था। वो चारों तरफ देख के जोर से चीखा, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे बिना ही जैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुन, सभी का ध्यान उस तरफ जाता है जहां एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था, जो अपनी आंखें बड़ी किए और मुंह खोले उस जगह को देख रहा था जो शादी के लिए सजाया गया था। जैसे ही उस शख्स को सबने देखा, सबके चेहरे पर खुशी दिखने लगी और चेहरे पर स्माइल आ गई। उस शख्स ने जैसे ही देव को देख, वो भागता हुआ उसके पास आया और उसके लगे से लग गया और बोला, भाई आपने अपने छोटे से प्यारे भाई को पराया कर दिया। वो शख्स रोने की एक्टिंग करते हुए आगे बोला, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने प्यारे नन्हे भाई के साथ? ये आपने अच्छा नहीं किया। देव जो गुस्से को कंट्रोल करके अपनी आंखें बंद करके हाथों की मुट्ठी बना के बैठा था, अचानक से हुई इस हरकत से उसे गुस्सा आने लगा। पर जैसे ही उसने उस शख्स की आवाज सुनी, वो चिढ़ गया। तेरा मासूम चेहरा, जिसकी मासूमियत ने मुझे तेरा कायल बना दिया, तेरी इनोसेंट सी मुस्कुराहट के लिए मैं पूरी दुनिया को तेरे कदमों में झुका सकता हूँ। मैं तेरी इस मासूमियत को हमेशा ऐसे ही तेरे चेहरे पर से जाने नहीं दूंगा। तू मेरा सुकून, मेरा जुनून है। तेरी आंखें मुझे तेरा दीवाना बनाती है। एपिसोड 54। मुंबई, रात का वक्त, सिंघानिया मेंशन के गार्डन में देव जो सोफे पर अपनी आंखें बंद किए और अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी भींचे हुए बैठा था, उसके पास जाकर एक लड़का जोर से उसको हक कर लेता है और रोने की नौटंकी करते हुए बोलता है, भाई आप मुझे भूल गए, आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे बिना यहाँ पर क्या हो रहा था? देव जो अपने ख्यालों में गुम था, अचानक किसी के गले लग जाने से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पर जैसे ही उस शख्स के मुंह से अपने लिए भाई सुना, वो हो शांत हो गया पर चिढ़ गया। तो मैं आपको बता दूं, एक हैंडसम लड़का कोई और नहीं, देव का छोटा भाई है जो यूके में था, आज ही वापस आया है। मैंने पहले ही इसका जिक्र किया था, आप सबको याद हो तो। बैक टू स्टोरी। देव ने एक झटके में उस लड़के को खुद से दूर किया और बोला, आदि यह क्या तरीका है? और तुम यहाँ कैसे आए? तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? वह लड़का कोई और नहीं, आदित्य था, देव का छोटा भाई जो अभी अभी यूके से आया है। इसने किसी को कोई खबर नहीं दी थी सरप्राइज के देने की वजह से, लेकिन यहाँ तो सरप्राइज उसे खुद ही मिल गया। देव ने जैसे ही उस लड़के को खुद से दूर किया, उसका मुंह बन गया और उसने फिर क्रिश को देखा जो उसे ही अजीब नजरों से देख रहा था। आदि, प्यार से इनको सब आदि बुलाते हैं। आदि जाकर झट से क्रिश के गले लग गया, बोला, क्रिश भाई देखिए ना, भाई को क्या हो गया? वह कैसे कर रहे हैं मेरे साथ? क्रिश उसके गले लगने से उसने भी उसे कस के गले से लगा लिया और बोला, आदि तू यहाँ अचानक कैसे? तभी पीछे से ऋचा भागते हुए आए और आदित्य को पीछे से हक कर लिया। आदि भाई आप आ गए, पर आपने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं?
आदित्य जो कृष के गले लगा हुआ था, अचानक अपने पीछे किसी को गले लगे देख उसने कृष को छोड़ा और पलट के सामने देखा तो उसकी छोटी बहन ऋचा थी। उसने भी उसे कस के गले लगा लिया और प्यार से बोला, ऋचु वो तो मुझे सरप्राइज देना था इसलिए आया, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। इतना बोल वो रोंदू सा फेस बना लेता है और ऋचा खिलखिला के हंसने लगती है। आदि कारों ने जैसा फेस देख कृष को भी हंसी आ गई। बाकी घरवाले भी आदि के पास आ गए। दादू ने आदि को गले लगा के कहा, हमारा छोटा शैतान आ गया, और आते ही अपनी नौटंकी भी शुरू कर दी। अपने दादू के मुंह से अपने लिए शैतान सुन और नौटंकी सुन आदि का मुंह बन गया और वो मुंह बनाते हुए ही बोला, लगता है अब आप बुढ़े हो गए हो इसलिए हैंडसम और शैतान में फर्क नहीं दिख रहा। खुद के बुढ़ा सुन दादू उस पे गुस्सा करते हुए उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए दादू बोले, बुढ़े होंगे आपके डैड, हमें बुढ़ा मत बोलिए, हम तो अभी कहीं से भी बुढ़े नहीं लगते हैं। दादू की बात पर कृष, दीपक जी, ऋचा और दादी की हंसी छूट जाती है। वहीं संदीप जी का मुंह बन जाता है क्योंकि बुढ़ा उनको ही तो बोला था। फिर आदि अपने डैड के गले लगते हुए बोला, डैड आप फिक्र मत करो, आप बुढ़े नहीं हो। वो तो लगता है दादू ने कुछ पी लिया है इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आदि की बात सुन संदीप जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर के बोले, बच्चे आप ये छोड़िए और ये बताइए आपको जब यहाँ आना ही था तो बताया क्यों नहीं? आप जानते हो ना बेटा हमारे दुश्मन कितने हैं, अगर किसी को पता चल जाता तो आपसे लापरवाही की उम्मीद नहीं थी हमें। आदि जल्दी से अलग होके अपने दोनों कान पकड़ के बोला, सॉरी डैड, पर मुझे आप सबको सरप्राइज देना था इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, और रहा सवाल दुश्मनों का तो भाई के रहते कोई कुछ नहीं कर सकता है। भले मैंने किसी को बताया हो पर भाई को जरूर पता होगा। ये हर वक्त मुझ पे नज़र जो रखते हैं। इतना बोल वो देव की तरफ देखने लगा जो अपनी आंखें छोटी करके उसे ही घूर रहा था। देव के घूरने से आदि का मुंह बन गया। तभी दादी आगे आके आदि का कान पकड़ के बोली, आदि आप आते ही शैतानी शुरू कर दी और देव की शिकायत करना भी, और आपके डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए, आपको आना था बता देते, आपको हम मना थोड़ी करते यहाँ आने से। दादी के कान पकड़ने से आदि चिल्लाते हुए बोला, ओहो मेरी प्यारी स्वीट जेफ, आप मेरा कान छोड़िए, बहुत दुख रहा है। अच्छा मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ जेफ अब तो कान छोड़ दो वरना कान टूट जाएगा। गो तो लड़कियाँ भाव नहीं देंगी। आदि की नौटंकी देख दादी उसका कान छोड़ देती है और उसे अपने लगे से लगा लेती है। फिर प्यार से उसका माथा चूम के बोली, आदि बच्चे आप आगे से ऐसा मत करना, हमारे बहुत से दुश्मन हैं जो घात लगाए बैठे रहते हैं, कब उनको मौका मिले और वह करें। अपनी प्यारी सी दादी को सीरियस होता देख आदि बोला, सॉरी बोला तो अब आप इतना सीरियस मत होइए। दादी से अलग होके वो अपने चाचा से मिला और बोला, चाचू आप तो दिन पर दिन जवान होते जा रहे हो, क्या बात है? लगता है चाची आपको डोज नहीं देती है। आदि की डोज वाली बात सुन दीपक जी उस के सिर पर हल्के से मारते हुए बोले, आदि आप बहुत ज्यादा शैतान हो गए हो, आपकी शिकायत देव से करनी पड़ेगी तभी आप अपनी हरकतों से बाज आएंगे। देव का नाम सुन आदि बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया और अपना छोटू सा मासूम मुंह बनाते हुए बोला, चाचू आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? आपको इस मासूम बच्चे पर बिल्कुल प्यार नहीं आता है। आप देव भाई से, उस हिटलर से, खड़ूस हिटलर से मेरी शिकायत करेंगे? फिर कुछ सोचते हुए, ठीक है फिर मैं भी मेरी प्यारी चाची से आपकी शिकायत करूंगा, फिर देखना किसकी ज्यादा वोट लगती है। चाची का नाम सुनते ही दीपक जी चुप हो गए और बात को बदलते हुए बोले, अच्छा ये सब छोड़ो, जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ, आज देव की शादी है, दुल्हन आती ही होंगी। जैसे ही आदि ने ये सुना कि आज सच में उसके बड़े खड़ूस हिटलर भाई की शादी है, वो शौक में चला जाता है। उसे ऐसे शौक होता देख दीपक जी उसे हिलाते हुए बोले, शौक होने की जरूरत नहीं, अब जाओ जल्दी, नहीं तो फिर ऐसे ही रहना, जब प्रिंसेस आपको ऐसे देखेगी तो हमें मत बोलना हमने बोला नहीं। आदि दीपक जी से बोला, चाचू ये तो बताओ मेरी होने वाली भाभी दिखती कैसी है? दीपक जी बोले, एकदम प्रिंसेस, आप जब उनको देखेंगी तो बस देखते ही रह जाओगे, उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटा पाओगे, ऐसी है हमारी प्रिंसेस, बिल्कुल मासूम गुड़िया की तरह, जैसे कोई छोटी सी डॉल हो। अपने चाचू से अपनी होने वाली भाभी की इतनी तारीफ सुन आदि खुश हो जाता है और बोलता है, चाचू मैं बस अभी आया फ्रेश होके, अपनी भाभी पर पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। उसकी बात सुन दीपक जी मुस्कुरा देते हैं। फिर आदि देव के पास जाके बोला, भाई आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, देखो तो कैसे हो गई है आपकी हालत, क्या यहाँ पर कोई तूफान आया था? आपकी पगड़ी भी खराब हो गई और आपके कपड़े भी। आदि के बोलने पर सबका ध्यान देव पर जाता है तो सच में उसकी हालत खराब हो गई, बल बिखर गए थे, कपड़े भी खराब हो गए थे और पगड़ी भी ढीली होके खुल गई थी। आदि की बात सुन संदीप जी बोले, हाँ बेटा आप भी जाके खुद को ठीक करो, प्रिंसेस आती होंगी, पंडित जी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। देव ने अपने डैड भाई की सुनी, फिर खुद को देखा तो उसने हम कहा और वहां से मेंशन के अंदर चला गया। उसके पीछे ही आदि भी चला गया। वहीं निया के रूम में स्नेहा जी और पूजा जी ने निया को अच्छे से रेडी कर दिया, जैसे पहले हुई थी। निया को अच्छी तरह से रेडी करके स्नेहा जी निया की बलाई लेके उनके कान के पीछे काजल लगा के बोली, हमारी प्रिंसेस को अब किसी की नजर ना लगे, इतना बोल निया के माथे को चूम लेती है।
फिर पूजा जी से बोली, पूजा आप देखिए बाहर सब ठीक है तो हम निया को नहीं मंडप में ले चलते हैं। स्नेहा जी की बात सुन पूजा जी बोली, जी भाभी हम देखते। इतना बोल वो बालकनी में चली गई। वहां से गार्डन का आधे से ज्यादा एरिया दिखाई देता था। बाहर सब शांत और सबको वहां बैठे बात करते देख पूजा जी रूम में आके बोली, भाभी नीचे सब ठीक है, चलिए हम निया को ले चलते हैं। पूजा जी की बात पर स्नेहा जी हम बोलती है, फिर निया को एक तरफ पकड़ उसे खड़ा करके बोलती है, बच्चे चलिए अब हम नीचे मंडप में चलते हैं। इतना बोल निया को दोनों तरफ से स्नेहा जी और पूजा जी ने पकड़ा और एक एक हाथ से उन दोनों ने निया का लहंगा पकड़ आगे बढ़ गई। वो तीनों आके लिफ्ट में घुस गई और कुछ ही देर में वो तीनों ग्राउंड फ्लोर पर थी। जैसे वो नीचे पहुंची उन्हें वहां खड़े देव और आदि दिखे जो कुछ देर पहले ही वहां आए थे। जैसे ही दोनों ने उनकी तरफ देखा तो देव का दिल तो कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया। देव की सांसें रुक गई थी। देव एक तक निया को देख रहा था जो दुल्हन बनी देव के सामने थी। मेहरून कलर का लहंगा, सिर पर लात हैवी वर्क की चुनरी, माथे पर बड़ा था पट्टी बाला मान टीका। उसके माथे के बिचों बीच एक छोटी सी गोल्डन और मेहरून कलर की बिंदी। निया के चबी चीक पर पिंक कलर का ब्लश, होठों पर डार्क मेहरून कलर की लिपस्टिक, नोज में बड़ी सी नथ जिसने आधे से ज्यादा होठों को ढक रखा था। लगे में 2 हार, एक लहंगे के मैचिंग का और एक पूरा डायमंड का। कानों में बड़े हार से मैचिंग बड़े बड़े झुमके। निया की आंखों में लगा मैचिंग आई शेडो, नीली आंखों में गहरा काजल, कमर पर गोल्डन और डायमंड का कमर बंद, हाथों में भरे भरे हाथ, सोने की डायमंड की और कांच की मिक्स चूड़ियां पहनी और पैरों में हैवी पायल और जूती पहनी थी। देव अपनी सांसों को थामे बस अपनी लिटिल डॉल को देख रहा था जो आज पूरी की पूरी आसमान से आई परी लग रही थी। देव एक तक निया को देख रहा था और उसका एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था और उसकी सांसें भारी हो गई थी। देव तो निया को देखते ही किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। वहीं निया जो नीचे देख के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, अचानक रुकने से उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो वो देव को देखती ही रह गई। देव ने इस वक्त मेहरून कुर्ता और पजामा पहन रखा था और गोल्डन कलर की पगड़ी बंधी थी जिसपे डायमंड और रूबी का ब्रॉच लगा हुआ था। देव के कुर्ते की पॉकेट में एक रोज रखा हुआ था, उसके गले में गोल्डन कलर का दुपट्टा डाल रखा था। देव भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों की नजरें जैसे ही मिली, निया ने शर्म से अपनी नजरें नीची कली। निया की इस अदा पर तो देव का दिल जोरों से शोर करने लगा। वहीं उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को देख और शर्माता देख स्नेहा जी बोली, देव आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जल्दी, मुहूर्त निकला जा रहा है, अभी आपको शादी करनी है, फिर आप सारी जिंदगी प्रिंसेस को देखते रहना। अपनी मोम की बात सुन देव झेप जाता है और फिर इधर उधर देख अपने सारे इमोशन को कंट्रोल कर बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला गया। उसे ऐसे जाता देख दो स्नेहा जी और पूजा जी दोनों हंसने लगी, पर वहीं कोई और भी था जो बिना पलके झपकाए निया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका खड़ूस हिटलर भाई इतनी प्यारी इनोसेंट मासूम सी लड़की से शादी कर रहा है जो इतनी ज्यादा क्यूट है कि वो बिल्कुल खरगोश की तरह थी, मासूम और सफेद। आदि को देख पूजा जी और स्नेहा जी बोले, आदि आप कब आए? आदि जो निया को देखने में खोया था वो अपनी मोम और चाची की आवाज सुन अपने होश में आता है और बोलता है, मोम चाची मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया था। निया जो देव को देखने की वजह से शर्मा के अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। आदि नाम सुन के और उसकी आवाज सुन के उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो वहां एक हैंडसम लड़का खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। आदि तो निया को खुशी से देख रहा था पर निया को डर लगने लगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इसलिए उसे लगा आदि उसे कुछ कर देगा तो वो डर के स्नेहा जी के पीछे जाने को हुई। पूजा जी ने उसे अच्छे से पकड़ लिया, फिर निया को देखा जिसके चेहरे पर डर था, जिसे देख पूजा जी प्यार से निया का गाल छूते हुए बोली, प्रिंसेस आप डरिए मत, ये बुरे नहीं है, ये देव के छोटे भाई है जो आज ही यूके से आए हैं। निया ये सुन थोड़ी रिलैक्स हुई अपनी चाची की बात सुन के। आदि अपनी प्यारी स्माइल करते हुए निया के पास जाने लगा पर निया डरने लगी तो आदि अपनी जगह पर रुक गया और अपनी मोम की तरफ देख के बोला, मोम क्या मैं इतना डरावना दिख रहा हूँ? स्नेहा जी आदि के गाल को छूते हुए बोली, नहीं बच्चे आप बहुत अच्छे लग रहे हो। निया को अनजान लोगों से डर लगता है इसलिए इनको थोड़ा वक्त दो, आपके साथ नॉर्मल हो जाएगी। अपनी मोम की बात सुन आदि को समझ नहीं आया पर फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा और गार्डन की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद स्नेहा जी और पूजा जी दोनों निया को लेके गार्डन में आ जाती है और उसे ले जाके मंडप पर देव के बगल में बिठा देती है। इस बार निया के चेहरे पर कोई घूंघट नहीं था, सब निया को देख खुश हो रहे थे। दादी तो दूर से ही देव और निया की बलाई लेने लगी, अब सब बहुत खुश थे। दादू बोले, पंडित जी अब शादी करवाइए और अच्छी तरह से करवाना, हमारे बच्चों की जिंदगी में कोई बाधा ना आए। पंडित जी एक मुस्कान के साथ बोले, जी यजमान आप बेफिक्र हो जाइए, हम इनकी शादी बहुत अच्छे से करवाएंगे। इतना बोल पंडित जी शादी करवाने लगे। फिर पंडित जी ने देव और निया को जयमाला के लिए खड़ा किया। आज पूरा चांद जमीन पर उतर आया, मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, ये चांद सिर्फ मेरा चांद है, इस चांद को मैं सबसे छुप के रखूंगा, किसी को खबर न होने दूंगा और हमेशा तेरी खुशियों को पहले रखूंगा, तुझसे मेरा ये वादा है। एपिसोड 55
सिंघानिया मेंशन में गार्डन में मंडप के नीचे पंडित जी देव को निया को जयमाला के लिए खड़ा होने को बोलते हैं। उनके कहते ही देव अपनी जगह से खड़ा होता है, पर निया खड़ी नहीं हो पर रही थी। उसका लहंगा ज्यादा भारी और हैवी होने की वजह से तो देव अपना एक हाथ निया की तरफ बढ़ता है तो निया पहले देव को देखती है, फिर उसके हाथ को, फिर देव को देखती है तो देव उसे अपना हाथ थामने के लिए आंखों से ही इशारा करता है। तो निया धीरे से अपने हाथ को उठा के देव के हाथ पर रख देती है तो देव बड़े आराम से उसके हाथ को थाम लेता है। तो निया खड़ी होती है तो ऋचा उनके लिए थाल में माला लेके आती है और दोनों की तरफ बढ़ा देती है। देव निया माला लेते हैं और दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। उनके ऐसा करते ही सारे लोग उनके ऊपर फूल डालने लगते हैं, फिर दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी शादी की रस्में आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे शादी आगे बढ़ती है। फिर पंडित जी कन्यादान के लिए बोलते हैं तो निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव उसका हाथ पकड़ लेता है तो निया अपनी आंसू भरी आंखों से देव को देखती है तो देव उसे शांत रहने का बोलता है। तभी संदीप जी और स्नेहा जी दोनों वहां आके निया के सिर पर प्यार से हाथ रखते हैं, जिससे निया की नज़र उन दोनों पर जाती है। दोनों अपनी प्यार भरी नज़रों से निया को देख रहे थे। निया को आज अपने मोम डैड की बहुत याद आ रही थी, पर देव स्नेहा जी संदीप जी को अपने साथ देख उसे खुशी भी हो रही थी। फिर पंडित जी कन्यादान की विधि पूरी होती है। पंडित जी गठबंधन के लिए बोलते हैं तो ऋचा ने आके दोनों का गठबंधन किया। फिर दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। बाकी सारे लोग उन दोनों पर फूल बरसा रहे थे। आज सब बहुत खुश थे। देव ने निया का हाथ पकड़ रखा था। 4 फेरों में देव आगे चलता है और 3 फेरों में निया आगे चलती है। थोड़ी देर में उन दोनों के फेरे पूरे हुए और इस बार पंडित जी ने दोनों की जगह बदल के बैठने को। उनके बैठने के बाद पंडित जी ने एक थाली देव के सामने की और बोले, बेटा कन्या की मांग में सिंदूर भरो। तो देव ने थाल में रखे सिंदूर में से चांदी की सिक्के में लेके निया की मांग भर दी। फिर पंडित जी ने देव को मंगलसूत्र पहनाने को बोला तो देव ने थाल में से मंगलसूत्र लिया, जिसका डिजाइन बहुत यूनिक था। बीच में 2 अल्फाबेट वाले DN नाम के पेंडेंट थे, जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे और उसके दोनों तरफ ब्लैक कलर जे छोटे छोटे मोती लगे हुए थे। देव ने उस मंगलसूत्र को लिया और निया के गले में पहना दिया। देव के मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। पंडित जी बात सुनते ही देव निया खड़े होते हैं। फिर दोनों पंडित जी के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो दोनों दादा दादी के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। फिर संदीप स्नेहा जी के पास जाते हैं तो उन दोनों ने देव निया को गले लगा लिया और बोले, बेटी पैर नहीं छूती। संदीप जी ने देव को कसके गले लगा के बोके, बेटा अब आपकी जिंदगी बदल गई है और इन्हें संभाल के रखना अब आप पर एक जिम्मेदारी और आ गई और इसे पूरी ईमानदारी से निभाना। अपने डैड की बात सुन देव हल्का मुस्कुरा के बोला, जो डैड आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर वो दोनों अलग हुए। स्नेहा जी ने निया को अपने लगे से लगाया तो उनकी आंखें नम हो गई। फिर जल्दी अपनी नम आंखों को पोंछ के निया के माथे को प्यार से चूमती है। निया के सिर पर हाथ रख उसे खुश रहने का बोलती है। फिर संदीप जी निया के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर के बोलते हैं, आप हमेशा खुश रहो। फिर देव निया दीपक जी और पूजा जी के पास जाते हैं और उन दोनों को पैर छूने झुकने लगे, पर दोनों को वो दोनों अपने लगे से लगा लेते हैं। दीपक जी देव को गले लगा के उसकी पीठ को थपथपाते हैं और बोलते, बेटा अपनी नई जिंदगी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हाँ, हमारी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए वरना आपकी खैर नहीं। देव अपने चाचू के की बात धमकी सब सुन हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, चाचू आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, मैं आप में से किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पूजा जी निया को प्यार से लगे लगा के फिर उसके सिर पर हाथ फेर के उसके माथे को चूमती है और प्यार से बोलती है, आप हमेशा खुश रहो। सबसे मिलने के बाद उन दोनों के पास कृष आदि ऋचा राहुल सब एक साथ आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ऋचा राहुल निया के गले लग जाते हैं और चहकते हुए बोलते हैं, फाइनली आप अब हमारी भाभी बन गई। निया भी स्माइल करके उनके सिर पर हाथ फेरती है। देव से कृष और आदि चिपक जाते हैं और खुश होते हुए बोलते, भाई कॉन्ग्रेगेशंस। देव से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे जोक को देव दोनों को गुस्से में देखता है। देव ने दोनों को एक झटके में खुद से दूर किया और घूर के बोला, दूर रहो मुझसे। देव को गुस्से में देख दोनों मासूम सी शकल बना के अपने दांत दिखा देते हैं। देव ने कुछ नहीं कहा और निया की तरफ देखा तो उसके 2 छोटे शैतान उसकी लिटिल डॉल से चिपके हुए थे। ये देख देव की आंखें छोटी हो जाती है। फिर वो उन दोनों को निया से अलग करता है और निया को खुद से चिपका लेता है। ये देखो उन चारों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें बड़ी होके बाहर आने को हो गई, पर इससे अब देव को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिक, डैन और रफीक भी आगे आके देव को शादी के लिए कॉन्ग्रेगेशंस किया। फिर सब निया और देव को गार्डन के दूसरी तरफ लेके गए, जहां निया के बर्थडे सेलिब्रेशन रखा गया था, जहां चारों तरफ कलरफुल बलून्स बिखरे हुए थे और एक तरफ हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा था। निया को कुछ समझ नहीं आया। देव निया का हाथ पकड़ के जाके एक टेबल के सामने जाके खड़ा करता है, जहाँ एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा हुआ था जिसपे कैंडल्स लगे हुए थे।
निया के लिए ये सब पहले कभी किसी ने नहीं किया था। निया चारों तरफ देखती है। निया की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कुराहट थी। देव ने जब निया की आंखों में आंसू देखे तो उसने अपने दोनों हाथों से उन होठों से निया के आंसू पोंछे, फिर निया के माथे पर अपने होंठ रख दिए जिससे निया की आंखें खुद बेखुद बंद हो जाती है। उसके बाद देव निया को बोलता है, लिटिल डॉल क्या अब रो के ही अपना बर्थडे मनाना है? देव की बात सुन निया ने ना में सिर हिलाया। तो फिर स्माइल करो और जल्दी करो, केक भी तो काटना है। निया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर सभी लोग उसके चारों तरफ खड़े हो गए और सब क्लिपिंग करते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। देव ने निया को एक नाइफ दिया और उसे केक कट करने का इशारा किया। निया ने देव का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ केक काटने को बोला तो देव ने निया का हाथ पकड़ा और केक काटने लगे। देव और निया ने मिलकर केक कट किया। फिर देव ने केक का पीस उठा के निया को खिलाया और उसके बाद निया ने केक लिया और सबको खिलाने लगी और सब एक एक करके निया को केक खिलाने लगे। उसके बाद सब निया को उसके बर्थडे का गिफ्ट देने लगे। थोड़ी देर में सबका सेलिब्रेशन खत्म हुआ तो दादी बोली, स्नेहा बहू जाके गृह प्रवेश की तैयारी करो। दादी की बात सुन स्नेहा जी और पूजा जी मेंशन के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में सब मेंशन डोर पर खड़े थे। दादी ने दोनों की आरती की, उनके माथे पर टीका किया और फील डाले। फिर एक चावल भरा कलश निया के सामने रखा। फिर निया से बोली, निया बेटा आप अपना सीधा पैर से इसे नीचे गिरा के अंदर आके इसमें पैर रखिए। निया ने वैसा ही किया। निया ने अपना कदम अंदर रखा तो उसके सामने आलते से भरी थाल रखी थी। देव भी निया के साथ साथ चल रहा था। निया अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। बाकी सब लोग उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। जैसे ही निया अंदर आई दादी बोली, देव बेटा निया को गोदी में उठाओ और मंदिर के पास लेके आओ। देव ने दादी के अगले पल ही निया को अपनी गोद में उठा लिया। निया जो अभी नीचे देख रही थी देव के ऐसे उठाने से हड़बड़ा जाती है और गिरने के डर से जल्दी देव के गले में अपने दोनों हाथों को हार की तरह डाल देती है जिससे देव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। बाकी सबको आज देव का ये रूप बहुत अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा शौक भी, पर अब देव को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। देव तो बस इस दिन का ही इंतजार कब से कर रहा था, इसलिए अब देव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था सब उसे ही देख रहे हैं। देव निया को मंदिर में लेके जाता है तो दादी एक थाली निया के सामने करती है जिसमें हल्दी का घोल था। दादी बोली, निया बेटा इसमें अपने दोनों हाथों को रखो। फिर यहाँ मंदिर की दीवार पर इशारा करती है, यहाँ अपने दोनों हाथों की छाप यहाँ लगाओ। दादी ने जैसा बोला निया ने वैसा ही किया। फिर दादी ने देव को निया को नीचे उतारने को बोला तो देव ने निया को नीचे उतारा। तो दादी ने निया से मंदिर में दीपक जलाने को बोली। निया ने मंदिर में दीपक जलाया। फिर देव बोला, दादी आपकी ये सब रस्में कल नहीं हो सकती है, अभी लिटिल डॉल बहुत थक गई है। देव के मुंह से निया के लिए लिटिल डॉल सुन और उसकी केयर करता देख सबके चेहरे पर खुशी से मुस्कान आ जाती है। दादी बोली, देव आपको बड़ी जल्दी है निया को यहाँ से ले जाने की। देव बोला, दादी अब अगर कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तो क्या मैं लिटिल डॉल को रूम में ले जाऊँ? देव का उतावलापन देख दादी बोली, हाँ ठीक है ले जाओ, बाकी हम कल कर लेंगे। दादी के इतना बोलते ही देव ने निया को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेके पलक झपकते ही उन सबकी नजरों से गायब हो गया। देव सीधा निया को लेके लिफ्ट में घुस गया और सीधा निया को लेके अपने रूम आ गया। देव ने जैसे ही रूम का डोर खोला तो अंदर का सीन देख उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कब और किसने किया। पूरा रूम सुहागरात के लिए डेकोरेट किया गया था। सारे रूम में रेड कलर के हर्ट वाले बलून्स चारों तरफ फ्लोर पर बिखरे हुए थे। बेड पर रेड रोज के पेटल्स पड़े हुए थे और उसके ऊपर लाल गुलाब की लड़ियां लगी हुई थी। पूरे रूम में मदहोश कर देने वाली कैंडल्स जल रही थी। विंडो पर रेड कर्टन लगे हुए थे। पूरे रूम में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी ही हो रही थी। देव निया को लेके रूम अपने कदम रखता है तो उन दोनों के ऊपर फूल बरसने लगे। निया जिसने अपना चेहरा देव के सीने में छुपा रखा था, अचानक से ऊपर से कुछ गिरने से उसने अपना चेहरा बाहर निकाला तो अपने ऊपर गिरते फूलों को देख उसके चेहरे पर अपने आप ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है। देव जो गिरते फूलों को देख रहा था, एकाएक ही उसकी नजर निया के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे की बड़ी सी मुस्कान को देख खुद भी मुस्कुराने लगा। देव निया को देखा, बोला, लिटिल डॉल क्या तुम खुश हो? निया जो खुशी से सब कुछ देख रही थी, देव की बात सुन वो देव को देखने लगी तो उसकी नजरें सीधी देव की नजरों से जा मिली जो शिद्दत से उसे ही देख रहा। निया भी एक पल को देव की आंखों में खो गई। देव बोला, लिटिल डॉल कहाँ खो गई? निया जो देव की आंखों में खोई हुई थी वो अपने होश में आके अपनी नजरें इधर उधर करती है तो उसकी नजर रूम में जाती है जिसे सुहागरात के लिए सजाया गया था, जिसे देख निया चेहरे एकदम से लाल हो जाता है। निया अपना चेहरा देव के सीने में छुपा लेती है जिसे देख देव ना चाहते हुए उसके होठों पर दिलकश मुस्कान आ जाती है। देव निया को लेके अंदर आता है और उसे ले जाके बेड पर बिठा देता है। निया जिसने अपना चेहरा देव के सीना में छुपा रखा था, एकदम से बेड पर आके उसकी सांसें भारी हो जाती है। देव निया को बेड पर बिठा के जैसे ही उससे अलग होने लगा, निया ने उसका हाथ पकड़ा लिया जिसे महसूस करके देव भी निया के पास बेड पर बैठ जाता है। देव अपने दोनों हाथों से निया के चेहरे को ऊपर करता है तो देखता है निया का पूरा चेहरा लाल है। देव ने जैसे जी निया का चेहरा ऊपर किया तो निया ने अपनी बड़ी बड़ी नीली
आंखों को बंद कर लिया। निया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो देव का सामना कर सके। देव निया के खूबसूरत चेहरे को बड़ी शिद्दत से देख रहा था। निया के माथे पर पट्टी वाला मांग टीका जिसमें उसके नाम का भरा सिंदूर, माथे पर गोल्डन मेहरून कलर की डायमंड वाली छोटी सी बिंदी, निया की बड़ी बड़ी नीली आंखें जो बंद थी जिसे काली लंबी घनी पलकों के पीछे ढकी हुई थी। फिर देव की नज़र नोज पर गई जिसमें बड़ी सी नथ, खुले हुए होंठ जिसपे डार्क मेहरून कलर की लिपस्टिक और हल्के फड़फड़ाते होंठ जो देव को अपनी तरफ इंट्रैक्ट कर रहे थे। फिर देव की नज़र निया की लंबी और पतली गर्दन पर गई जिसमें उसके नाम का मंगलसूत्र पहना था। देव ने फिर से अपनी नज़रें निया के चेहरे पर की तो उसकी नज़र निया के होठों पर टिक गई जिसे देख देव का गला सूखने लगा। उसने अपने दोनों अंगूठों से पहले निया के गालों को सहलाया, फिर अपना एक अंगूठा उसके होठों तक लेके गया और हल्के से निया के होठों को छूने लगा। फिर अपने होठों को निया के कान के पास ले जाके अपनी गर्म सांस छोड़ के सेडिक्टिव वॉइस में बोला, लिटिल डॉल यू आर वेरी हॉट। इतना बोल देव ने निया के कान को अपने होठों से छू लिया जिससे निया की बॉडी सहने लगी, उसकी सांसें भारी हो गई और उसकी पकड़ देव के कपड़ों पर कस गई। देव फिर से बोला, लिटिल डॉल मेरा मन आज तुम्हें खाने का कर रहा है, आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। देव की सेडिक्टिव भरी आवाज और उसके होठों को अपने कान पर फील करके निया की बॉडी कांपने लगी और अब निया शर्म और देव की करीबी से उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। आज हम दिलो जान से पूरी तरह एक हो जाएंगे। जान तुम इतनी प्यारी हो, मेरा दिल चाहता है तुम्हें पूरा अपने अंदर छुपा लूं, कभी तुम्हें किसी को देखने ना दूं। अब कयामत भी आ जाए तब भी तुम्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से अपना बनाऊंगा। कल जब तुम आईने में खुद को देखोगी तो तुम्हारे एक्स में मेरा ही एक्स नजर आएगा जिसे तुम चाह के भी खुद से अलग नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।